welcome you to video sessions of psychology classes. Today I'm going to discuss about, but before I start teaching, I request to all of you, please do like, share and subscribe our channel. Also press the bell icon so that you can get upcoming notifications regarding this e-learning YouTube channel, which would make you aware about upcoming videos. Dear students, सबसे पहले कंटेंट में हम देखेंगे कि इनके प्रकार क्या क्या है, इनका विकास किस तरीके से होता है, इनकी विशेषताएं क्या है, प्रिंसिपल क्या है और इनकी प्रयोग क्या है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे इसका इंटरप्रिटेशन क्या है और इसके रूल्स क्या है, जो भी साइकोलॉजिकल असेसमेंट होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये साइकोलॉजिकल जो टेस्ट है वो होते क्या है, व्हाट इज साइकोलॉजिकल टेस्ट। ठीक है, सो अ साइकोलॉजिकल, हाँ ये साइकोलॉजिकल टेस्ट और एक्सपेरिमेंट अलग-अलग होते हैं या दोनों एक ही होते हैं? आप बताइए दोनों क्या हो सकते हैं, एक हो सकते हैं कि अलग अलग हो सकते हैं? मेरे को तो पता नहीं मैम, इसलिए आपसे पूछा है। देखिए, एक्सपेरिमेंट क्या होता है, प्रयोग होता है। जैसे आपको याद है हमने आपको इन्वेंशन और डिस्कवरी में मतलब फर्क बताया था। हाँ जी। एक्सपेरिमेंट मतलब एक प्रयोग है, आप पहली बार कोई चीज कर रहे हो। एक्सपेरिमेंट में आपका हर बार एक नया रिजल्ट आएगा। अच्छा। वो चीज ऑलरेडी इन्वेंट हो चुकी है, अब आप क्या कर रहे हो, वो एक्सपेरिमेंट हो चुका है, अब आप क्या कर रहे हो, उसका टेस्ट कर रहे हो। जैसे ब्लड रिपोर्ट, जो भी उसका टेस्टर होगा, उसको टेस्ट करने के लिए पहले एक एक्सपेरिमेंट किया गया होगा कि इस टेस्ट के थ्रू क्या हाँ होगा, जी। ब्लड रिपोर्ट पता चलेगी कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है, अब जी उसके मैम। बाद जो टेस्ट हुआ उसको एक नाम दिया गया, मेडिकल टेस्ट। अब उसके अंदर जो भी सर्टेन नाम उसके दिए गए। ठीक है, जैसे ठीक है। ब्रेन को टेस्ट करने के लिए एक्सपेरिमेंट हुआ होगा, अब एक्सपेरिमेंट करने के बाद उस टेस्ट को एक नाम दिया गया होगा, है ना। किसी के पीछे बैकग्राउंड नॉइस आ रही है। मेरे मेरे यहाँ तो नहीं आ रही मैम। मैं प्लीज म्यूट कर दीजिए अभिषेक जी। हाँ, मैं अपनी ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, हाँ तो जी। चूंकि वो ऑलरेडी बन चुका है इसलिए अब वो क्या है, टेस्ट है। एक्सपेरिमेंट हम लोग उसको पहली बार कर रहे हैं, हमें नहीं पता इसका असर क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा। टेस्ट के भी रिजल्ट अलग अलग ही आते हैं, जरूरी नहीं है आपका ब्लड ग्रुप ए है तो अभिषेक जी का या हमारा भी ए ही हो, वो सबके अलग अलग होंगे। बट एक्सपेरिमेंट हो चुका है, उसका नाम एक डिसाइडेड है, एक प्रोसेस पहले से तय है। गेट इट। ठीक है मैम। सो अब हम जानेंगे कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण होता क्या है। मैम साइकोलॉजिकल, सिलेबस में इसमें सिलेबस में टेस्ट है ना कि एक्सपेरिमेंट? ठीक है, एक्सपेरिमेंट एक मेथड है ना। जब हम साइकोलॉजी स्टार्ट करते हैं पढ़ना तो एक मेथड है वो, कि उसमें हम अच्छा। कौन सी विधियां पढ़ते हैं। मेथड ही तो पढ़ा था हमने, एक्सपेरिमेंट मेथड, हाँ प्रयोगात्मक जी। विधि, है ना। हम प्रयोग करके किसी हाँ। चीज को देख रहे हैं। चलिए, अ ठीक है मैम। साइकोलॉजिकल टेस्ट is a structured technique to generate carefully selected sample of behavior। ठीक है, अब इस डेफिनेशन से क्लियर हो रहा है कि एक्सपेरिमेंट से कितनी अलग है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि मनोवैज्ञानिक परीक्षण जो है ये स्ट्रक्चर्ड है, इसकी संरचना पहले से हो चुकी है। जबकि एक्सपेरिमेंट में क्या होता है आपको पता नहीं होता है। एक्सपेरिमेंट में क्या होता है आपको पता नहीं होता, कोई भी चीज अगर हम कुछ भी उसमें मिलाए जा रहे हैं। जबकि साइकोलॉजिकल टेस्ट, ये जो टेस्ट है वो क्या है, स्ट्रक्चर्ड है। अब किस तरीके का स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर है एक तकनीक से टू जनरेट केयरफुली सिलेक्टेड सैंपल ऑफ बिहेवियर, कि जो भी आपके व्यवहार के सैंपल चुने हुए हैं उनको, उनका एक सावधानी पूर्वक उनको क्या किया जाए, स्ट्रक्चर किया जाए। ठीक है, इट इज यूज्ड टू डिराइव इन्फ्लुएंस अबाउट समवन्स बिहेवियर ऑन बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ द टेस्ट। ठीक है, यदि एक्सपेरिमेंट है तो हमें नहीं पता हम किसी का बिहेवियर डिसाइड करेंगे कि क्या करेंगे, पर ये ऑलरेडी टेस्ट है इसीलिए हमें पता है किस चीज का टेस्ट है, किसी के बिहेवियर का पता लगाने के लिए ये टेस्ट है। ठीक है, तो इसका प्रयोग किया जाता है ये ड्राइव करने में, ये इन्फ्लुएंस निकालने में कि किसी का बिहेवियर क्या होगा, किस बेसिस पर, इस टेस्ट के, इस परीक्षण के जो भी परिणाम आएंगे उस बेसिस पर।
जैसे we can judge the level of attributes like intelligence, self-esteem, aptitude in an individual. अब ये ऑलरेडी टेस्ट है. हम क्या करेंगे, किसी इंसान के अंदर का एट्रीब्यूट, उसका जो भी गुण है, उसको पता लगाने की कोशिश करेंगे, उसका स्तर पता करने की कोशिश करेंगे. किस तरीके से, इंटेलिजेंस क्या है उसका, आईक्यू निकालते हैं ना, सेल्फ स्टीम क्या हाँ है, जी, हाँ एप्टीट्यूड क्या है, हर एक इंसान का ये अलग अलग होगा, पर टेस्ट ऑलरेडी डिसाइड है. जिस टेस्ट के थ्रू, इंटेलिजेंस टेस्ट ऑलरेडी डिसाइडेड है, सेल्फ स्टीम को चेक करने के लिए जो वैल्यू टेस्ट होते हैं वो ऑलरेडी डिसाइडेड है, एप्टीट्यूड चेक करने के लिए कुछ एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं, ये ऑलरेडी डिसाइडेड है. ओके. एट्रीब्यूट मैम गुण. हाँ. ठीक है. अब साइकोलॉजिकल टेस्ट बेसिकली क्या होते हैं, ये कॉग्निटिव फंक्शनिंग है. क्या है, एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है. जैसे इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड एंड अचीवमेंट, ये सारी चीजें कॉग्निटिव साइकोलॉजी में पढ़ रहे हैं, जो हमारे ब्रेन से जुड़ी हुई है. पर्सनैलिटी क्या है, ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्टिव, जो चीज हमें दिख रही है वो, या जो चीज बनाई गई है वो. न्यूरोसाइकोलॉजिकल, आपका ब्रेन किस दिशा में काम कर रहा है, किस डायरेक्शन में काम कर रहा है. कभी कभी आपने देखा होगा ना, इंसान अच्छा खासा होता है और आप कहते हो कि ये साइकोलॉजिकली डिसऑर्डर भी हो सकता है, इसको देख के लगता नहीं है, ऐसा हम लोग बोलते हैं ना. हाँ जी. या फिर हम लोग पर्सनैलिटी से ही जज कर देते हैं, अच्छा देखने में तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई ना कोई डिसऑर्डर है, इसकी बुद्धि कम है, इसको जड़ बुद्धि बना दिया. इस तरीके से हम लोग जज करते हैं ना. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं गुड टेस्ट के, एक कोई जो अच्छा टेस्ट आप फॉर्म करोगे उसकी विशेषताएं क्या होंगी, वैलिड होना चाहिए, ठीक है, रिलायबल होना चाहिए, उसमें विश्वास किया जा सके, ऐसा होना चाहिए, प्रैक्टिकेबिलिटी उसकी होनी चाहिए, उसको प्रैक्टिकली यूज किया जा सके, यूजेबिलिटी होनी चाहिए, उसका प्रयोग भी हो सके, यूनिफॉर्म एज डिफरेंट टेस्टर्स विल फॉलो सेम टेस्ट स्टेप्स एनीवेयर, और उसका जो स्टेप्स होने चाहिए वो ऐसे होने चाहिए कि आप उसको कहीं भी फॉलो करें, वो इसी तरीके से हो. ठीक है. फॉर एन एग्जाम्पल, हम टेस्ट करते हैं कि इस तरीके से चाय बनती है, एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे हैं. एक्सपेरिमेंट तब होगा जब आप उसमें चीनी और चाय पत्ती की जगह धनिया मिर्च डालना शुरू करें कि अब क्या होगा, अब कैसे चाय बनेगी. ठीक है. तो ये क्या हो जाएगा, एक्सपेरिमेंट हो जाएगा. वेयर टेस्ट क्या होगा, एक यूनिफॉर्म वे होगा कि पहले आप गैस ही जलाएंगे, उसके ऊपर आप चाय का बर्तन ही रखेंगे, एक वे है ना, यूनिफॉर्म वे. यदि आपको एक्सपेरिमेंट करना है तो आप सोचेंगे देखते हैं गैस बंद करके चाय कैसे बनती है, तब आपको नहीं पता कि कैसे वाला क्वेश्चन आपके ही दिमाग में पहले आ गया. ठीक है. प्रयास ड्यू टू पर्सनल रीजंस इज रिड्यूस. अब कुछ पर्सनल रीजन की वजह से कुछ प्रयास आ जाते हैं, पार्शियल चीजें आ जाती हैं, वो कम हो जाए, कम होना चाहिए. नॉर्म्स आर सेट टू वर्क विद, कुछ कंडीशंस और मानक ऑलरेडी तय होने चाहिए. हम हर चीज में कुछ मानक और शर्तें डाल देते हैं ना कि आपको नॉर्म्स एंड कंडीशंस को फॉलो करना पड़ेगा. ये सारी चीजें एक अच्छे टेस्ट में होनी चाहिए. ठीक है. क्या क्या होना चाहिए, वैलिडिटी होनी चाहिए कि उसको हर इंसान मान ले, रिलायबल, हर इंसान उस पर विश्वास भी कर ले. जैसे आप किसी की बुद्धि टेस्ट कर रहे हो और अप्लाई कर रहे हो पर्सनैलिटी टेस्ट, तो कोई उसको भरोसा करेगा, नहीं करेगा, वैलिड भी नहीं होगा, प्रैक्टिकेबल भी नहीं होगा. ठीक है. उसका कोई यूज भी नहीं रहेगा, उसके स्टेप्स भी अलग अलग होंगे. ठीक है. ओके. डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट, जो भी आपको मनोवैज्ञानिक परीक्षण होता है उसका विकास किस तरीके से होता है. So analysis of the situation in which the tested skills are to be used. एक विश्लेषण होता है उन परिस्थितियों का जिसमें जो भी आपकी स्किल्स हैं, प्रयोग, वो स्किल्स जिनका परीक्षण हो चुका है, टेस्टेड स्किल्स हैं, उनका प्रयोग किया जा सके. ठीक है. टेंटेटिव सिलेक्शंस ऑफ द टेस्ट आइटम, आप कुछ सिलेक्ट करोगे ना, ऐसा तो नहीं है ना कि सारी चीजें इंक्लूड कर लोगे. जैसे चाय बनाने का एग्जांपल हम लेके चल रहे हैं तो उसमें भी आपकी चीजें सिलेक्टेड हैं कि आप यही चीजें लोगे. डेवलपमेंट ऑफ अ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, स्टैंडर्डाइज्ड मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड स्कोरिंग. ठीक है. एक स्टैंडर्ड फिक्स करोगे उस टेस्ट को, उस मेथड को एडमिनिस्टर करने के लिए, ताकि उसका स्कोर अच्छा आए. एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल टेस्ट आइटम्स टू अ लार्ज रिप्रेजेंटेटिव
ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। उन सारे टेस्ट को एक ग्रुप पर अलग अलग तरीके से क्या करोगे आप, एडमिनिस्टर करोगे यानी अप्लाई करोगे। फाइनल सिलेक्शन ऑफ द आइटम, आप क्या करोगे फिर फाइनली उसको सिलेक्ट करोगे, ठीक है। इवैल्यूएशन ऑफ द फाइनल टेस्ट, फिर आप क्या करोगे, फाइनल टेस्ट का इवैल्यूएशन करोगे, ठीक है। अब जो तुम चाय बनाने का एग्जांपल ले रहे हैं तो यहाँ पर तो हम फिर से चाय ही बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये सबका फेवरेट पेय पदार्थ है, सबको बहुत ज्यादा पसंद है। आई होप आप दोनों को भी पसंद होगी, हाँ जी मैम, है ना। ओके, छूटती नहीं बिल्कुल भी, बहुत क्रेविंग होती है चाय की। बिल्कुल बहुत बुरी तरीके से। पहले मैं चाय नहीं पीती थी मैम, पता नहीं धीरे धीरे आदत बन गई। चाय के बिना कोई नहीं रह सकता, आप एक दिन खाना के बिना रह सकते हो, चाय के बिना नहीं रह हाँ सकते। जी, सुबह उठकर सबसे पहले चाय चाहिए, बाकी सब नहीं, इज हाँ बैड। जी। चाय चाय इंडियंस में बहुत गंदी हैबिट्स पड़ी है, चाय को तो मैं सपोर्ट ही नहीं करता। अब कुछ हाँ, आदतें चाय बुरी की भी आप सही। ल्यूक वार्म वाटर पीजिए, ल्यूक वार्म वाटर पीजिए, आपकी ज्यादा अच्छा रहेगी। चाय तो आपके लिए हेपेटाइटिस को भी बिगाड़ती है, हार्मोन सिस्टम को भी बिगाड़ती है। खैर एनी हाउ, दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक। इट्स ओके, इट्स ओके, आई अप्रिशिएट योर एडवाइस एंड आई विल ट्राई टू फॉलो इट, पर होगा नहीं क्योंकि कर चुकी हूं। मैम ये बातें ना सुनने में अच्छी लगती है लेकिन इन्हें अप्लाई नहीं, इट्स ओके, इफ अ हेल्दी बॉडी पर्सन अप्लाइज दिस इज एक्चुअली ग्रेट, पर नहीं चाय हाँ की जी। बुराई नहीं। चलिए छोड़िए, है ना। देखिए अब क्या है, सबसे पहला पॉइंट क्या है इसमें, एनालिसिस ऑफ द सिचुएशन। हम सिचुएशन को भी एनालिसिस करेंगे, ऐसा नहीं कि डिनर के टाइम पे हम चाय बनाने बैठ गए, इतनी भी किसी को पसंद नहीं होती, पसंद नहीं होती मैम, है बट एक लिमिट में, एक उसका सिचुएशन फिक्स होता है, ठीक है। अब कहीं पर आप गए खाना खाने और वहां पर आप अपनी चाय बनाने की स्किल को यूज कर रहे हो, ये काम करेगी, नहीं करेगी। तो आपको टेस्टेड नहीं स्किल्स को यूज करना है, टेंटेटिव सिलेक्शन ऑफ द टेस्ट आइटम। अब आप क्या करोगे, अच्छी से अच्छी चाय पत्ती चुनने की कोशिश करोगे, है ना, अच्छी से अच्छी शक्कर हाँ चुनने की जी, कोशिश करोगे, फिर आप उसको डेवलप हाँ करने जी, की कोशिश करोगे कि किन चीजों से आपकी बेस्ट चाय बनेगी, ठीक है। क्योंकि यदि सुबह की चाय अच्छी ना बने तो हम दिन में क्या सुबह सुबह के टाइम में दो चार बार ये बोलकर चाय पी लेते हैं कि सुबह की चाय में मन नहीं भरा। हाँ जी, हाँ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑल टेस्ट आइटम्स टू अ लार्ज रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप ऑफ पीपल। फिर हम क्या करेंगे, यदि चाय बनी तो हम घर के और लोगों से पूछेंगे क्यों आपको भी चाय अच्छी नहीं लगी ना, फिर से बनाए। मतलब जो आप काम कर रहे हो वो और लोगों पर भी अप्लाई होना चाहिए, एक लार्ज रिप्रेजेंटेशन पर अप्लाई होना चाहिए। पता चला चाय में शक्कर हाँ प्रॉपर जी, है, सिर्फ आपको ही अच्छी नहीं लग रही, देयर मे बी अदर हम्म, रीजंस, कोई और रीजंस हो सकते हैं। पर यदि पूरे ग्रुप पे फॉलो हो रही है, किसी को अच्छी नहीं लग रही, तो भी रीजन है कि वो टेस्ट अच्छा नहीं था, वो जो टेस्ट जो एडमिनिस्टर किया गया है वो प्रॉपर नहीं था। फाइनल सिलेक्शन ऑफ आइटम्स, अब आप फाइनली सिलेक्ट करोगे कि हाँ हमें इसी तरीके से काम करना है। अब चाय बन गई, आप टेस्ट कीजिए आराम से कैसी लगी, ठीक है। सो दिस इज द इवैल्यूएशन ऑफ द फाइनल टेस्ट, फाइनल टेस्ट। ठीक है। ओके, अब टाइप ऑफ टेस्ट क्या है, टेस्ट के जो प्रकार हो सकते हैं वो क्या है। सो देयर आर टू ब्रॉड कैटेगरीज टू क्लासिफाई द साइकोलॉजिकल टेस्ट। दो ब्रॉड कैटेगरीज है जिनमें साइकोलॉजिकल टेस्ट को फॉर्म किया गया है, क्लासिफाई किया गया है। सो पहला क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। जब हम किसी टेस्ट को बनाएंगे तो ये भी देखेंगे उसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से हो रहा है और उसको एडमिनिस्टर आप किस तरीके से कर सकते हैं। जैसे कोई टेस्ट मान लिया बहुत अच्छा है पर वो सिर्फ एज अ सर्वे ही काम करेगा, तो आप उस टेस्ट को एक कमरे के अंदर किसी इंडिविजुअल पर्सन पर अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं कर सकते ना। ओके, तो सबसे नहीं पहला मैम, क्या बोलता है, इंडिविजुअल एंड ग्रुप टेस्ट, जैसे कैफे में आपने एग्जांपल दिया। स्पीड एंड पावर टेस्ट, कंप्यूटर असिस्टेड टेस्ट, कोई टेस्ट सिर्फ कंप्यूटर पर ही हो सकता है, सीबीटी जिसको हम बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो आप क्या करेंगे, उसको कॉपी पेन पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। पेपर एंड पेंसिल एंड परफॉर्मेंस टेस्ट, यदि कोई पेपर पेंसिल वाला टेस्ट है, कोई आपको डिटेल्ड क्वेश्चन लिखने हैं तो वो आप कंप्यूटर पर अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि आपका टाइम मेहनत तो चलो सिस्टम हैंग हो गया, ये सारे प्रॉब्लम्स कॉज होंगे। परफॉर्मेंस टेस्ट, मान लिया इंटरव्यू है, मतलब हमें उस टेस्ट को क्या देखना है, कंस्ट्रक्शन भी उसका प्रॉपर्ली होना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन भी उसका प्रॉपर्ली होना चाहिए, और है ये दोनों क्या साइकोलॉजिकल टेस्ट ही है। Second ground है इसका on the basis of test of knowledge, skills and abilities.
अचीवमेंट टेस्ट, आपने कितना अचीव किया है। एप्टीट्यूड टेस्ट, आपको किसी चीज को लेकर आपकी अभिवृत्ति क्या है, एप्टीट्यूड क्या है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है या क्या है। इंटेलिजेंस टेस्ट एंड कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट, आप किसी चीज को कितना कॉग्निटिवली एबिलिटेट कर पाते हैं, उसको एक्वायर कर पाते हैं, तो किसी चीज को लेकर आपका इंटेलिजेंट क्वेश्चन क्या है। इंटरेस्ट टेस्ट, यदि किसी चीज में आपका इंटेलिजेंस कम है, एप्टीट्यूड कम है, अचीवमेंट कम है, पर आपका इंटरेस्ट है, तब भी आप उस चीज को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्ट, आपके ब्रेन रिलेटेड टेस्ट, आप बाहर सर्वे में अपना सीएनएस चेक नहीं करवा सकते, सेंट्रल नर्वस सिस्टम रिलेटेड जो भी टेस्ट होते हैं आप उनको चेक नहीं करवा पाएंगे। ऑक्यूपेशनल टेस्ट, आप अपने ऑक्यूपेशन में कितने सेटिस्फाइड है, कितने नहीं, ये टेस्ट आप उन पर अप्लाई नहीं कर सकते जिनकी जॉब ही नहीं लगी। ठीक है। पर्सनैलिटी टेस्ट, आपकी पर्सनैलिटी क्या है। स्पेसिफिक क्लिनिकल टेस्ट और जो भी क्लिनिकल और मेडिकल टेस्ट होते हैं वो सब। सो साइकोलॉजिकल टेस्ट के कौन से 2 ग्राउंड्स हैं, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट कंस्ट्रक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन, ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट ऑफ नॉलेज एंड स्किल एंड एबिलिटीज। क्लियर? ओके। सो सबसे पहले अचीवमेंट एंड एबिलिटी टेस्ट, उपलब्धि है ना और योग्यता परीक्षण। जिस इंसान ने कितनी उपलब्धि पाई है, कितनी योग्यता पाई है, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, उसमें बुद्धि कितनी, इंटेलिजेंस का स्कोर क्या है। क्लास में कोई बच्चा फर्स्ट आता है तभी मुझसे कहते हैं ना कि इसका अचीवमेंट अच्छा है, ये फर्स्ट आया इसलिए उसकी अचीवमेंट हो गई। ठीक है। उसके मार्क्स अच्छे आए हैं, उसने वो चीज अचीव की है, वो उसकी एबिलिटी हो गई, वो योग्य था उस चीज को लेकर। एक सेकंड। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, स्टैनफोर्ड बिने इंटेलिजेंस टेस्ट। 2 लोग हैं, स्टैनफोर्ड और बिने। इन्होंने क्या दिया है, इंटेलिजेंस स्केल, बुद्धि मापनी। क्या दिया इन्होंने, बुद्धि मापनी, डिवाइस्ड इन 1916 बाय स्टैनफोर्ड साइकोलॉजिस्ट ल्यूइस टर्मन। ठीक है। 1916 में स्टैनफोर्ड साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने ल्यूइस टर्मन, इनका क्या नाम था, ल्यूइस टर्मन। और इन्होंने बुद्धि की डेफिनेशन भी दी है कि अमूर्त चिंतन की जो भी योग्यता होती है वो क्या है, बुद्धि है। ठीक है। अमूर्त चिंतन मतलब स्पेसिफिक थिंकिंग। ठीक है। बियॉन्ड दी एक स्केल फिक्स कर दी, उससे परे जाकर जब आप सोचते हो वही आपकी बुद्धि। मतलब एक नॉर्मल चीज के लिए सब सोच सकते हैं, पर जब आप उस स्केल से ऊपर जाकर सोच रहे हो तब आप कह रहे हो कि उस थिंकिंग की जो भी एबिलिटी है, उस चिंतन की जो भी योग्यता है वो क्या है, बुद्धि है। ठीक है। क्योंकि ब्रेन हर इंसान में होता है पर बुद्धि या इंटेलिजेंस हर इंसान में इक्वल नहीं होती। कहते अब इसकी एप्लीकेशन क्या है इस स्केल की। सो कंसिस्टिंग ऑफ क्वेश्चंस एंड शॉर्ट टास्क अरेंज्ड फ्रॉम इजी टू डिफिकल्ट। कुछ क्वेश्चंस कंसिस्ट किए जाएंगे, इसमें कुछ छोटी छोटी चुनौतियां होंगी जिनको अरेंज किया जाएगा, किस वे में, इजी टू डिफिकल्ट। ठीक है। The Stanford Binet scale measures a wide variety of verbal and non-verbal skill. Stanford Binet जो टेस्ट है उस स्केल में क्या किस चीज का मेजरमेंट होगा, एक विस्तृत वैरायटी होगी। कौन सी योग्यता होगी, वर्बल और नॉन वर्बल स्किल्स की। वर्बल और नॉन वर्बल का मतलब समझती है ना, वर्बल मतलब है ना शब्दों में, और शब्दों में, और उसको अशाब्दिक, हाँ अशाब्दिक, कोई भी साइन लैंग्वेज में उसको। जैसे इट्स 15 टेस्ट आर डिवाइडेड इनटू, अब इसके 15 टेस्ट हैं। कितने टेस्ट हैं, बिने स्केल के 15 टेस्ट। 15 किन किन चीजों में इनको डिवाइड किया गया, वर्बल रीजनिंग, शाब्दिक तर्कण, क्वांटिटेटिव रीजनिंग। क्वेश्चंस आते हैं ना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपने देखा होगा एप्टीट्यूड टेस्ट आता है, क्वांटिटेटिव रीजनिंग आती है ना। क्वांटिटेटिव रीजनिंग, मात्रात्मक तर्कण, एब्स्ट्रैक्ट और विजुअल रीजनिंग, दार्शनिक तर्कण और भाव रूप तर्कण इसको बोल सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट। शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है, लघु स्मृति, लघुकालिक स्मृति। ठीक है। अब इन्होंने क्या किया, स्केल को दे दिया। यदि अब जब आप आईक्यू टेस्ट करेंगे
क्या करेंगे, आईक्यू टेस्ट करेंगे। आई तो किसी इंसान का जो भी यदि उसका 140 से ऊपर आता है तो हम क्या बोलेंगे, वो बच्चा जीनियस है, ठीक है। और जीनियस के थोड़ा बहुत आसपास या फिर वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है या फिर गिफ्टेड है। 120 से 139 के बीच आता है तो वेरी सुपीरियर। मतलब ये है कुल मिलाकर कि यदि वो इन कैटेगरीज में फॉल होता है तो ये जो भी नंबर्स यहाँ पर दिए गए हैं ना, उनको वो क्या करेगा, फॉलो कर लेगा, ठीक है। और इस तरीके से हम क्या करेंगे, किसी बच्चे का आईक्यू लेवल डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अच्छा, आईक्यू टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, कोई बताएगा? हाँ जी, मेंटल नहीं आईक्यू, मेंटल भूल गई मैम। चेक आप ट्राई करेंगे। एक्चुअल एज और मेंटल एज मैम। ओके, क्या चीज? आईक्यू टेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? टेस्ट का फॉर्मूला एक n1 upon n2 into 100 to test or response. n1 is the number of testers who responded to the item correctly and number of item tested means n1 by n2 into 100 है तो id का ये है। और आईक्यू का फॉर्मूला iq age upon एक age करके भी है फॉर्मूला शायद age और नहीं, आईक्यू बराबर में एक्चुअल एज और एक्चुअल उसके एज, नीचे में हाँ मेंटल एज। ठीक है। मेंटल एज उसको क्रॉनिकल एज भी बोल देते हैं, हाँ हाँ ठीक है। इसे मान लिया। मेंटल एज upon हाँ, तो सबसे पहले मेंटल एज और क्रॉनिकल एज, ठीक है। एक्चुअल एज जिसको बोलते हैं मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, यदि किसी बच्चे की जो मेंटल एज है वो 12 है, ठीक है, और उसकी क्रॉनिकल एज क्या है, 10 है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 12 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 100। ओके ओके ये होगा ना 12 बटे 10 गुणे 100, और जो भी इसका आंसर आएगा, इसका आंसर क्या आएगा, 120। वेरी गुड यही आंसर आ रहा है ना, यानी बच्चा क्या है, वेरी सुपीरियर। बच्चा कैसा है, वेरी सुपीरियर। अच्छा, मेंटल हेल्थ कैसे निकलेगी? एक्चुअली क्रॉनिकल एज तो पता है, मेंटल हेल्थ, मेंटल एज कैसे निकलेगी किसी बच्चे की? चेक मेंटल एज मेंटल एज इसकी ऐसे निकलेगी, ये जो हम टेस्ट अप्लाई करेंगे ना, हाँ जी, विनय स्केल, उसपे जो भी उसकी मार्किंग होगी वो उसकी मेंटल एज कि उसी को टेस्ट कर रहे हैं ना। हाँ उस जी टेस्ट के बाद इसको हम इस फॉर्मूले में अप्लाई करेंगे और फिर स्केल के थ्रू उसका मेजरमेंट चेक कर लेंगे। मैम। इसके बाद कभी कभी फॉर्मूला भी पूछ लेता है ना। हाँ, फॉर्मूला पूछते हैं, नेट एग्जाम में फॉर्मूला पूछते हैं, और कभी कभी फॉर्मूला नहीं भी पूछते हैं तो वो ऐसा कर देते हैं, क्वेश्चन दे देते हैं इसी तरीके का, हाँ जैसे है ना। और इस पूछ लेते हैं, यदि वो पूरा खुद ही दे देंगे मान लिया, तो पूछेंगे ये बच्चा विनय स्केल के अकॉर्डिंग किस नंबर पे है। अब ऑप्शन में वो ये भी दे सकते हैं, डल, वेरी सुपीरियर, सुपीरियर, एवरेज। तो ये मोटा मोटा हमें इसका मतलब पता होना चाहिए, हाँ जी, ठीक है। समझ में आया ना मेंटल एज कैसे निकलेगी? स्केल के बाद ही निकलेगी ना मेंटल एज। देखिए, ये आपका टेस्ट हुआ, इस टेस्ट हम्म। में कुछ क्वेश्चंस थे, इन चीजों को जो फॉलो करेंगे, ठीक है, वर्बल रीजनिंग, क्वांटिटेटिव, एब्स्ट्रैक्ट और शॉर्ट टर्म मेमोरी, इन चीज को फॉलो करेंगे। जितने भी नंबर का टेस्ट होगा उसमें से उस नंबर को काउंट किया जाएगा, एज के हिसाब से हम क्वेश्चन पुट अप करेंगे कि इतने क्वेश्चन इसके लिए जरूरी है, ठीक है। हाँ उसको जी, हम जितना बच्चे को जानते हैं उस हिसाब से उसको फॉर्म करेंगे। वैसे भी हम किसी की मेंटल एज निकालते हैं तो पहले ही दिन आकर उस पर अप्लाई नहीं कर देते, पहले उसकी कुछ दिन काउंसलिंग करेंगे, उसके इंटरेस्ट वगैरह जानने की कोशिश करेंगे, फिर हम उसका फॉर्म बनाएंगे। जरूरी नहीं है कि कोई बच्चा मैथ में 0 है तो उसका मेंटल लेवल 0 हो सकता है वो इंग्लिश में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। तो हम लोग मेंटल टेस्ट इस अकॉर्डिंग करते हैं, उसके बाद उसको अप्लाई कर देते हैं, और फिर जो भी हमारा रिजल्ट निकलता है उसको इस तरीके से हम उसको फॉलो कर देते हैं। अभी क्लियर हो गया? तो फॉर्मूला क्या हो गया आपका, मेंटल एज अपॉन
एक्चुअल और क्रॉनिकल एज मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं MA अपॉन AA और CA मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु 200। अब इसके बाद है वेस्लर का इंटेलिजेंस टेस्ट। किसका? वेस्लर का, डेविड वेक्स वेस्लर। इन्होंने ये इनका डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ है 12 जनवरी 1896 और 2 मई 1981, ठीक है। वेस्लर का इंटेलिजेंस टेस्ट क्या इंक्लूड करता है? ये दोनों चीजें इंक्लूड कर रहा है, वर्बल भी और नॉन वर्बल भी। जब ये टेस्ट करेंगे तो वोकैबुलरी, इंफॉर्मेशन, कॉम्प्रिहेंशन, अर्थमेटिक, सिमिलैरिटी, डिजिट स्पैन, ठीक है, ये सारी चीजें इंक्लूड करेंगे। इसके बाद ये क्या इंक्लूड कर रहे हैं? परफॉर्मेंस टेस्ट, जैसे डिजिट सिंबल, पिक्चर कंप्लीशन, ब्लॉक डिजाइन, पिक्चर अरेंजमेंट, ऑब्जेक्ट असेंबली। ऑब्जेक्ट असेंबली को हम क्या बोलते हैं? जिगसॉ। क्या बोलते हैं? जिगसॉ। बहुत सारे ऑब्जेक्ट दे दिए, आपको उनको असेंबल करना है। पिक्चर कंप्लीशन और ऑब्जेक्ट असेंबल एक जैसे ही है पर थोड़ा सा अलग है। यहाँ आपको क्लियर समझ में आ रहा है, कुछ पिक्चर्स होंगी, आपको उसको कंप्लीट करना है। ऑब्जेक्ट असेंबल में कुछ चीजें होंगी, आपको उन्हें एक साथ लगाना है। कोई पिक्चर नहीं है आपको, ये परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं ना। हो सकता है घर का सामान पूरा बिखेर दिया हो एक कमरे का, और हो सकता है बोले आप इसको अरेंज करो, ठीक है। वर्बल टेस्ट में क्या इंक्लूड होगा? इंफॉर्मेशन, अ पर्सन's लेवल ऑफ जनरल नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, हाउ वेल यू कैन अंडरस्टैंड क्वेश्चन एंड ग्रास्प कॉन्सेप्ट, अर्थमेटिक, अ पर्सन मैथमेटिकल एबिलिटीज, उसकी गणितीय जो भी योग्यताएं होती हैं, सिमिलैरिटीज, measures abstract thought, digital span, measures attention span, vocabulary, how many words, meaning you know, कितने शब्दों का मतलब आपको पता है। अच्छा, आप देखिए जब कोई भी कंपटीशन टेस्ट देते हैं तो भी यही सब्जेक्ट इंक्लूड होते हैं। हेलो, हाँ मैम, लगभग यही होती है। यही होते हैं, मतलब कि हम लोग का जो भी कंपटीशन एग्जाम होता है वो कौन सा टेस्ट होता है? वेस्लर टेस्ट, इंटेलिजेंट, वेस्लर इंटेलिजेंस टेस्ट। विनय का टेस्ट नहीं हो रहा है, कौन सा टेस्ट हो रहा है? वेस्लर इंटेलिजेंट टेस्ट, ठीक है। चलिए हम आपको लिंक भेज रहे हैं, आप फिर से ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो वेस्लर इंटेलिजेंस टेस्ट में कितनी चीजें रहेंगी? 3 चीजें रहेंगी, WPPSI, WISC और WAIS, ठीक है। इसके बाद ये इसकी क्या हो गई? टेस्टिंग किट हो गई। 4 चीजें टेस्टिंग किट में रहेंगी। इसके बाद ब्लॉक डिजाइन, इस तरीके के कुछ ब्लॉक्स दिए होंगे, आपको क्या करना है? उन्हें डिजाइन में करना है, ठीक है। तो हम लोग एक पजल सॉल्व करते हैं ना, सुडोकू काइंड्स ऑफ मिलते हैं। अब क्या है इसके बाद? पर्सनैलिटी टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट में हमने 2 साइंटिस्ट साइकोलॉजिस्ट पढ़े, कौन कौन पढ़े? परफॉर्मेंस इंटेलिजेंट टेस्ट, स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट और वेस्लर टेस्ट। हाँ जी, ठीक है, स्टैनफोर्ड टेस्ट में हमने ब्रेन को टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट से उनको पढ़ा, ठीक है, कि उनके क्या क्या बेसिस हो सकते हैं। उसके बाद जो दूसरा टेस्ट पढ़ा वो वेस्लर का था, उसमें उनके 2 बेस थे, वर्बल और नॉन वर्बल, ठीक है। वेस्लर वाले में मैम शायद कार्ड भी तो रहते हैं ना? उसी में थे ना परफॉर्मेंस बेस्ड टेस्ट, ये इसी में पढ़ रहे हैं ना, टूल किट स्टोरी कार्ड्स आ रहे हैं। हाँ ठीक है। कोई चीज आप सोच कर रहे हो, वो एक अलग चीज हो गई, आप उसको तुरंत सामने कर दिखा रहे हो, वो आपका परफॉर्मेंस हो गया, ठीक है। पर्सनैलिटी टेस्ट, so personality test and inventories evaluate the thoughts, emotions, attitudes, behavioral traits that comprises personality। जो आपके पर्सनैलिटी टेस्ट होते हैं, व्यक्तित्व परीक्षण होते हैं, और जो भी आपकी सूचियां होती हैं, इन्वेंटरीज होती है, ये क्या इवेल्युएट करती हैं? आपके विचार को, आपके संवेग को, आपकी अभिव्यक्ति जो है उसको, एटीट्यूड को, ठीक है, आपके जो भी व्यवहारशील गुण होते हैं उनको,
और ये क्या करते हैं, सब कुछ मिलाकर क्या बनाते हैं, आपकी पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी। The result of this test determine an individual's personality. अब ये जो टेस्ट होते हैं वो ग्रुप में पर्सनैलिटी डिवाइड नहीं करते, ना डिटरमाइन करते हैं, ये हर इंसान की अलग अलग पर्सनैलिटी को क्या करते हैं, डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल्स पर्सनैलिटी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, शक्तियां और कमजोरी दोनों पता लगाते हैं इसमें, एंड मे आइडेंटिफाई सर्टेन डिस्टर्बेंस इन पर्सनैलिटी और साइकोपैथोलॉजी। ठीक है, क्या आइडेंटिफाई करते हैं, यदि आपकी पर्सनैलिटी में कोई डिस्टर्बेंस है तो वो, या फिर जो साइकोपैथोलॉजीज होती है वो। ठीक है, साइकोपैथोलॉजी में हम लोग एबनॉर्मल थिंग्स पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। पर्सनैलिटी इन्वेंटरी में क्या क्या पढ़ते हैं हम, मिनीसोटा मल्टीफेजेट पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। क्या पढ़ते हैं, मिनीसोटा मल्टीफेजेट पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। ठीक है, टेस्ट और इन्वेंटरी में फर्क है, टेस्ट और इन्वेंटरी में फर्क है। फर्क। ठीक है, फर्क क्या है वो भी देखेंगे आगे चल के। ठीक है, मिलियन क्लिनिकल मल्टी एक्सियल इन्वेंटरी, क्या नाम है, मिलन क्लिनिकल मल्टी एक्सियल इन्वेंटरी। ठीक है, द कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंटरी, कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंटरी। अभी हम आगे देखेंगे कौन सा टेस्ट किस चीज पे अप्लाई हो रहा है। 16 पर्सनैलिटी फैक्टर क्वेश्चन आया, 16 पीएफ टेस्ट जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, 16 पीएफ। अब ये चूंकि क्वेश्चन आयर है तो ये ना टेस्ट है ना ये, मतलब टेस्ट तो है ही, तो ऊपर ऊपर हम इसको बोल ही रहे हैं, पर एक नाम के रूप में ना ये टेस्ट है ना ही ये इन्वेंटरी है, ये क्या है, क्वेश्चन आयर है, एक प्रश्नावली है। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, 16 पीएफ क्वेश्चन आयर टेस्ट। हाँ, 16 व्यक्तित्व कारक प्रश्नावली। द आइजेंक पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, किसकी पर्सनैलिटी इन्वेंटरी, आइजेंक की पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। ठीक है, इसके बाद क्या है, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स। प्रोजेक्टिव टेक्निक्स, प्रक्षेपी परीक्षण, ये प्रक्षेपी तकनीकियां जिसको हम बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या है, रोरशाक इंप्लॉग टेस्ट। ठीक है, फिर क्या है, थीमेटिक परसेप्शन टेस्ट, टीएटी जिसको हम बोलते हैं। फिर क्या है, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट, एससीटी जिसको हम बोलते हैं। इसके बाद है आपका क्रिएट ड्राइंग, ड्रॉ पर्सन टेस्ट और कंप्लीट अ स्टोरी। ठीक है, कुछ लोगों की आदत होती है, जब कुछ लोग बहुत परेशान होते हैं तो वो कैसे ड्यूडल्स बनाने लगते हैं पेज पर, कुछ भी बोलने लगेंगे, नर्वसनेस शो करने का कोई ना कोई तरीका होता है ना, जिससे आपको पता चलता है समवन इज सफरिंग फ्रॉम समथिंग, कोई इंसान किसी चीज से सफर कर रहा है, वो कुछ भी डूडल बनाने लगेंगे, कुछ लोग कोई चित्र बना देंगे। और जो आर्ट बेस्ड थेरेपिस्ट होते हैं ना, वो इसी क्रिएटिव ड्राइंग्स के थ्रू पता लगाते हैं कि किसी की पर्सनैलिटी में क्या क्या लैकिंग्स है। न्यूरोसाइकोलॉजिकल असेसमेंट, कुछ जो मनोवैज्ञानिक असेसमेंट होते हैं वो इसमें फॉलो होंगे। रेटिंग स्केल्स, कुछ मापनियां होती हैं। ठीक है, इसके बाद क्या है, अब हमने मिनीसोटा टेस्ट पीछे पढ़ा था ना, तो इसका टेस्ट, ये टेस्ट डेवलप कब हुआ, 1930 में। ये टेस्ट कब डेवलप हुआ, 1930 में। किसके द्वारा, स्टार हाथवे के द्वारा। ठीक है, और ये स्टार हाथवे साइकोलॉजिस्ट थे, और जेसी एम मैककिनले कौन थे, साइकियाट्रिस्ट थे। साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के बीच का डिफरेंस आप दोनों को पता होगा। हाँ जी, पता है। और मिनीसोटा एक यूनिवर्सिटी है, मिनीसोटा क्या है, एक यूनिवर्सिटी है, इसीलिए इस टेस्ट को क्या नाम दिया गया, मिनीसोटा इन्वेंटरी या मिनीसोटा पर्सनैलिटी इन्वेंटरी। इसको किन दो लोगों ने मिलकर बनाया, साइकोलॉजिस्ट स्टार आर हाथवे और साइकियाट्रिस्ट जेसी मैककिनले। ठीक है, the most widely researched and clinically used of all personality tests। ये किस लिए है, इसमें बहुत ज्यादा वाइड रिसर्च की गई और ये क्लिनिकली यूज्ड है। आप लोग देखते होंगे ना, क्लिनिकल का सुझाया नंबर 1 ब्रांड डिटॉल, डॉक्टरों का सुझाया क्लिनिकली सजेस्टेड, ये वही है। डेवलप टू आइडेंटिफाई इमोशनल डिसऑर्डर्स, इसका पर्पस क्या था बनाने का, ये आइडेंटिफाई करेगा जो भी आपके अंदर संवेगी विकृतियां होंगी, है ना, कि रोने की जगह पर आपको रोना नहीं आ रहा, आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, अपने आंसू कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, दीज ऑल आर इमोशनल डिसऑर्डर्स।
पर तब जब ये हद से ज्यादा हो जाए। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज्ड पर्सनैलिटी टेस्ट इन मेंटल हेल्थ। यानी यदि क्वेश्चन आता है कि सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला व्यक्तित्व परीक्षण क्या है, तो नाम क्या होगा? मिनीसोटा इन्वेंटरी। क्लियर? जी सबसे ज्यादा क्लिनिकली यूज टेस्ट कौन सा है? मिनीसोटा इन्वेंटरी। ठीक है, इसका पर्पस क्या था, इसका विकास क्यों हुआ? ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि इमोशनल डिसऑर्डर्स क्या है, संवेगी विकृतियां क्या है। कब डेवलप हुआ? 1930 के दशक के बाद में, लेट 1930s। ठीक है, किसके द्वारा? साइकोलॉजिस्ट स्टार आर हाथवे और साइकियाट्रिस्ट जेसी मैककिनले। ठीक है, कहां पर? यूनिवर्सिटी ऑफ मिनीसोटा। शायद पजल करने के लिए क्वेश्चन ये पूछ दे, मिनीसोटा क्या है? यूनिवर्सिटी है, साइकोलॉजिस्ट है, साइकियाट्रिस्ट है, क्योंकि सुनने में लगता है ना मिनीसोटा किसी का नाम होगा। हाँ जी अब मिनीसोटा मल्टीफैसेट पर्सनैलिटी इन्वेंटरी में होता क्या है? तो ये टेस्ट जो है ये यूज किया गया जो ट्रेंड प्रोफेशनल थे उनके थ्रू। किस लिए? ये असिस्ट करने के लिए और ये पता लगाने के लिए कि जो पर्सनैलिटी स्ट्रक्चर है और जो भी साइकोपैथोलॉजीज है वो क्या क्या हो सकती है। ठीक है, साइकोपैथोलॉजी मतलब समझते हैं ना, मनोविकृति, मनोविज्ञान। हाँ जी हाँ जी और जो भी हमारे व्यक्तित्व की संरचना है उसको पता लगाने के लिए। Consist of पता लगाने। 567 statements that the test taker has to mark a true false or cannot say। जितने भी टेस्ट हुए उसमें आपको क्वेश्चन जो भी होगा उसके सिर्फ 3 ऑप्शन होंगे, या तो ये सच है, या फिर ये झूठ है, या फिर आप कह नहीं सकते। जैसे आपसे आपके लिए क्वेश्चन आया, क्या इन परिस्थितियों में आपको गुस्सा आता है? आप या तो हाँ बोलेंगे, या नहीं बोलेंगे, या बोलेंगे कह नहीं सकते। नहीं सकती। क्योंकि आप कंफ्यूज है ना, कभी आ भी जाता है कभी नहीं भी आता है। तो आपके अंदर यदि आप डिसऑर्डर्ड हैं तो आप कंफ्यूज रहेंगे अपनी सिचुएशन से। ठीक है, अच्छा, टेस्ट शुरू करने से पहले ये बोल ही देते हैं कि ये सारी चीजें कॉन्फिडेंशियल रहेंगी, इसमें कोई भी हाई और लो मार्क्स जैसा कुछ भी ग्रेड नहीं है। आप जो भी सोचे बस आपको आंसर करना है। An answer are scored according to how they correspond with those given by person with various psychological disorders। अब जो आंसर दिए जाएंगे है ना, उनका स्कोर कैसे होगा? इस चीज के अनुसार होगा कि किस तरीके से उन्होंने एक सहसंबंध बनाया, एक संबंध स्थापित किया, कोरिस्पॉन्ड किया, रिस्पॉन्ड किया। ठीक है, उन क्वेश्चंस को, उन पर्सन को जो कि उनसे पूछे गए, किस बारे में? डिसऑर्डर के बारे में। यदि हम आपसे पूछ रहे हैं कि आपको हद से ज्यादा गुस्सा आता है, तो व्हेन वी क्रॉस द टर्म हद और लिमिट, ये क्या बन जाता है? डिसऑर्डर। ठीक है, जैसे इंसान को नॉर्मल जुकाम है, इट्स ओके, और किसी को बहुत ज्यादा जुकाम हो गया तो वो कोरोना बन गया। ठीक है, तो जब किसी को बहुत ज्यादा कोई डिसऑर्डर, कोई चीज ऑर्डर से बाहर हो जाए तभी ये डिसऑर्डर होती है ना। ये इंक्लूड क्या कर रहा है? डिप्रेशन, हिस्टीरिया, पैरानोया, साइकोपैथोलॉजीज, डीबीएनसी और सिजोफ्रेनिया। क्या क्या ये इंक्लूड एंड एटसेट्रा, और भी चीजें पढ़ते हैं ना बाकी, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स काइंड ऑफ। तो ये इंक्लूड क्या कर रहा है साइकोपैथोलॉजीज में? साइकोपैथोलॉजीज जो है वो, तनु जी ऑडियो नहीं आ रहा है आपको? आवाज नहीं आ रही है क्या? मुझे तो आ रही है मैम। अब आ गई मैम, अब आ गई, इस टाइम आ गई, बीच में लॉस्ट थी। ठीक है, तो एक्चुअली ये है जो मिनीसोटा मल्टीफैसेट पर्सनैलिटी इन्वेंटरी है, इसका स्कोर किया जाता है इस बेस पर कि जो भी उनसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस पर्सन से उन्होंने उसका आंसर किस तरीके से दिया है। ठीक है, और किस पर्पस से पूछे गए ये पता लगाने के लिए कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स तो नहीं है। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में क्या क्या इंक्लूड कर रहे हैं वो? डिप्रेशन, हिस्टीरिया। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का मतलब पागलपन नहीं होता है। जिस तरीके से इंसान शारीरिक रूप से बीमार होता है वैसे इंसान मानसिक रूप से भी बीमार होता है। ठीक है, पागल जैसा कोई भी टर्म नहीं होता। ठीक है, बस थोड़ा सा लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से जब किसी को समझ नहीं आता तो हम उसको क्या बोलते थे? पागल बोल देते थे। ठीक है, फॉर एन एग्जांपल, यदि कोई बच्चा किसी उसमें कॉलेज में एक कोर्स कर रहा है बीएससी एग्रीकल्चर, पर यदि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है तो हम क्या बोलेंगे? खेती किसानी पढ़ रहा है। हम यही बोलते हैं ना, वो खेती किसानी पढ़ रहा है।
ठीक है, जिसे हमारे आसपास मेरी बहन ने एक लॉजिक लगाया था एक बार कि एक आंटी ने बोला कि उनका बेटा बीएससी फूड टेक्नोलॉजी से कर रहा है, ठीक है, और एक आंटी थी और उनसे जब पूछा गया कि इसका क्या मतलब है तो उन्होंने बोला वो कॉलेज में मुरब्बा बनाना सीखता है। बस इतना ही फर्क है। जब किसी को समझ में नहीं आता, किसी सामने वाली इंसान की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तब बोल देते हैं वो पागल हो गया है, ठीक है। अब ये सारी चीजें आपको समझ आती होंगी। डिप्रेशन क्या है, हिस्टीरिया क्या है, पैरानोइया क्या है, साइकोपैथिक डेविएंसी क्या है और सिजोफ्रेनिया क्या है। ये सारी चीजें पता है ना, इनके टर्म्स को हम बाद में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब मिनेसोटा मल्टीफेसिक जो पर्सनालिटी इन्वेंटरी है, ये क्या है, कॉपीराइटेड है। ये क्या है, कॉपीराइटेड है। ऐसे इसको कोई भी अप्लाई नहीं कर सकते कि हाँ ये हमने बनाया है, ठीक है। इट इज अप्रोप्रिएट फॉर यूज विद एडल्ट्स 18 एंड ओवर। ये सबसे सही इन्वेंटरी है किन लोगों पर यूज करने के लिए, 18 साल से जो भी बड़े लोग हैं, जितने भी बड़े लोग हैं उन सबके लिए। क्वेश्चन क्या फॉर्म होगा, जो करंट MMPI 2 है ना, MMPI रिटर्न जब आई तो उसमें कितने आइटम्स थे, कितने आइटम्स थे, 567। कितने आइटम्स थे, 5 किस फॉर्मेट में थे, किस फॉर्मेट में थे, ट्रू और फॉल्स फॉर्मेट में थे। किस फॉर्मेट में थे, ट्रू और फॉल्स। ये खत्म करने में कितना टाइम लेते हैं, पूरी इन्वेंटरी को पढ़ने में कितना टाइम लेते हैं, 1 से 2 घंटे। क्लियर, हाँ जी। MMPI कॉपीराइटेड है, ये 18 साल और उससे ऊपर वाले लोगों पर की जा सकती है, फॉर्म की जा सकती है। करंट MMPI 2 में 567 आइटम्स हैं, ठीक है, हाँ जी। ओके, अब जो इसका सेकंड वर्जन आया, सिंघम रिटर्न, ठीक है, तो इसका सबसे ज्यादा यूज किस चीज में हुआ, जो भी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल है उन्होंने मेंटल हेल्थ को डायग्नोस करने के लिए सबसे ज्यादा इसका यूज किया, ठीक है। MMPI 2 has been utilized in other fields outside of clinical psychology. इसका यूज क्लिनिकल साइकोलॉजी के बाहर भी हुआ। कहाँ हुआ, क्लिनिकल साइकोलॉजी के बाहर भी हुआ। The test is often used in legal cases. इसका यूज लीगल केसेस में भी हुआ, जैसे क्रिमिनल डिफेंस एंड कस्टडी डिस्प्यूट, ठीक है, क्रिमिनल डिफेंस और कस्टडी डिस्प्यूट, ठीक है। जैसे कोर्ट में जब मजिस्ट्रेट, ये थोड़ा सा लॉ टर्म है पर ठीक है आप लोग जान लीजिए, तो कोई लॉस नहीं। कोर्ट में जब भी एक चीज होती है टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, टीवी में आप लोगों ने देखा होगा ना, एक इंसान को ला देते हैं और 3-4 लोगों को खड़ा कर देते हैं, उससे पूछते बताओ इनमें से वो इंसान कौन था, और वो पहचानता है। ये चीज आपने टीवी में देखी होगी ना, क्राइम पेट्रोल वगैरह में। उस टर्म को बोलते हैं टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, और ये चीज मजिस्ट्रेट के सामने होती है, और उस टाइम पर वहां पर एक साइकोलॉजिस्ट भी होता है जो कि क्या करता है, ऑब्जर्व करता है, ठीक है। तो किसी क्रिमिनल को उसका जो भी डिफेंस है, उसकी कस्टडी है, उसका जो भी डिस्प्यूट है, उसको पता लगाने के लिए ये MMPI 2 अप्लाई किया जाता है, ठीक है। अब सेकंड क्या था, मिनेसोटा के बाद मिलान क्लिनिकल मल्टी एक्सियल इन्वेंटरी। मिलान क्लिनिकल मल्टी एक्सियल इन्वेंटरी, MCMI इसको बोलते हैं। MMPI का फुल फॉर्म क्या था, मिनेसोटा मल्टीफेसिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, सॉरी इन्वेंटरी, ठीक है। अब इट हैज डिजाइन फॉर अडल्ट्स, ये किस लिए डिजाइन हुई है, स्पेशली अडल्ट्स के लिए, ठीक है। So that's it for the day. If you have some kind of query or any kind of question, you can mail me at dubekansha42@gmail.com.